आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के राजनीति शास्त्र के सन 2022 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट में 33 तक क्वेश्चन आंसर कवर कर लिए हैं। इस वीडियो में हम लोग 34 से पूरे 100 तक के क्वेश्चन आंसर की चर्चा करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम लोग 33 तक क्वेश्चन आंसर को सॉल्व किए थे और उससे भी पहले वीडियो में हम लोग सन 2023 में जो पॉलिटिकल साइंस के 100 क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में विस्तार से चर्चा किए थे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के। 34वां प्रश्न है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है, यूएसए में स्थित है। बात करें यूनिसेफ के तो यूनिसेफ के फुल फॉर्म होता है, यूनिसेफ को हम लिखते हैं इंग्लिश में ऐसे यूनिसेफ। इसके इंग्लिश की बात करें फुल फॉर्म के तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। अभी वर्तमान समय की बात करें तो इस यूनिसेफ को यूनाइटेड चाइल्ड फंड के नाम से जानते हैं। ये जो शब्द है इंटरनेशनल और इमरजेंसी, इस शब्द का यूज नहीं किया जाता है। अभी वर्तमान में यूनाइटेड नेशन चाइल्ड फंड के नाम से इसको जानते हैं। इसके मुख्यालय की इसके स्थापना की बात करें तो इसका गठन हुआ था सन 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? विश्व बैंक की स्थापना सन 1944 ईस्वी में हुई थी। इससे पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे कि अमेरिका के एक शहर है जिसका नाम है ब्रेटन वुड्स और इसी ब्रेटन वुड्स शहर में जो सम्मेलन हुआ था उस सम्मेलन में 2 संस्था बनाया गया था। एक संस्था के नाम था वर्ल्ड बैंक और दूसरी संस्था है IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और दोनों के स्थापना सन 1944 ईस्वी में किया गया था। इसलिए कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के जुड़वा संतान किस संस्था को कहा जाता है? तो वह होगा वर्ल्ड बैंक और IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे हिंदी में हम लोग इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि अमेरिका पूरे विश्व राजनीति पर अपना प्रभुत्व कैसे रखता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, दूसरे देशों को सैन्य और आर्थिक सहयोग द्वारा। आपको पता है कि अमेरिका जो देश है वह शक्ति के मामले में दुनिया के नंबर 1 देश है। पहले इसका मुकाबला USSR करता था, लेकिन जब USSR का विखंडन हो गया 1991 ईस्वी में, तब पूरे दुनिया में एक शक्ति के रूप में अमेरिका उभरा। और यह कहीं ना कहीं अमेरिका दूसरे देशों को आर्थिक सहयोग देता है और साथ ही साथ सैन्य, इसका जो सैन्य शक्ति है यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी ताकतवर है। इसी के द्वारा ये कहीं ना कहीं पूरे दुनिया पर अपना प्रभुत्व स्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि वैश्वीकरण के 4 आधारभूत आयामों की पहचान किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा IMF और IMF के पूरा नाम बताए थे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये बात करें वैश्वीकरण के तो वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दुनिया के सभी देश की अर्थव्यवस्था को एक साथ मिला दिया जाता है और जो भी अनावश्यक प्रतिबंध है उसे भी समाप्त कर दिया जाता है। भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत की बात करें तो यह क्वेश्चन पूछता है
याद रखेंगे सन 1991 ईस्वी में भारत देश में वैश्वीकरण की शुरुआत हुआ था। IMF और विश्व बैंक दुनिया के जितने भी देश हैं उन देशों को कर्ज देने का काम करता है। नेक्स्ट है, क्या भारत IMF का सदस्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल है, और भारत इसके संस्थापक सदस्य में से है। जब IMF की स्थापना हुआ उसके बाद ही भारत उसका सदस्य बना था। नेक्स्ट है, IMF के कितने सदस्य हैं? IMF के सदस्य के बारे में चर्चा करें तो हालांकि आप अगर पुराना बुक देखेंगे तो थोड़ा सा अंतर मिलेगा, लेकिन आप जब भी इसका क्वेश्चन पूछे तो आप उसका राइट आंसर लगाएंगे 190। IMF के सदस्यों की संख्या 190 है। नेक्स्ट है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है। याद रखेंगे ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है। और ये जो यूरोपीय संघ है इसके नामकरण यानी कि पूरे तरह से गठन के बात करें तो सन 1992 ईस्वी में हुआ था। राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। राज्यसभा में बात करें तो 12, और लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। लेकिन वर्तमान समय में ये जो लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करने का जो प्रावधान था उसे समाप्त कर दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे राज्यसभा में 12, लोकसभा में 2, लेकिन ये 2 सदस्य को अभी वर्तमान समय में इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। आप पढ़ते होंगे कि राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में नियुक्त करते हैं, लेकिन यह सिस्टम अभी वर्तमान के समय में समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे? भारत के प्रथम विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो वह अपने पास विदेशी मंत्रालय भी रखे थे। सरदार पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे और राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा का सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो उपराष्ट्रपति के तौर पे काम न करके राज्यसभा के सभापति के तौर पर काम करते हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। यहाँ पर एक शब्द याद रखेंगे नियुक्त, और एक होता है निर्वाचन। तो प्रधानमंत्री के नियुक्ति होता है जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन होता है। निर्वाचन मतलब इसमें जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होगा, और कहीं न कहीं इनका ये जो पद पर बैठे हुए हैं, कोई भी व्यक्ति जो पद पर बैठा हुआ है उसके पीछे जनता या जनता के जो अप्रत्यक्ष रूप के जो भी प्रतिनिधि है वह कहीं न कहीं शामिल है। जबकि प्रधानमंत्री डायरेक्ट चुनाव में शामिल नहीं होते हैं, उनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, और यह लोकसभा के जो बहुमत दल के नेता होता है वही व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में बैठते हैं। नेक्स्ट है, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष की बात करें तो राज्यपाल होगा, लेकिन राज्य के जो वास्तविक प्रधान की बात होता है तो राज्य के वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक उसी तरीक़ा से देश में वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री के हाथ में होता है, लेकिन संवैधानिक प्रधान की बात करें तो वह राष्ट्रपति महोदय के हाथ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है? तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, यानी भारत में बहुत सारे दल की स्थापना के प्रावधान है। आप देखेंगे कि भारत में जो भी राज्य है या राज्य स्तरीय पार्टी की बात करें या आप लोग राष्ट्रीय पार्टी की बात करें, आप बहुत नाम सुनते होंगे, जैसे बीजेपी हो गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया, बहुजन समाज पार्टी हो गया, मार्क्सवादी पार्टी हो गया, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हो गया। तो बहुत सारे दल के स्थापना का प्रावधान भारत में है। जबकि दुनिया के देश है चीन,
इस चीन देश में सिंगल पार्टी व्यवस्था है, यानी एक दलीय व्यवस्था है। क्वेश्चन पूछता है कि बताइए चीन में किस प्रकार की गठबंधन, किस प्रकार के दलीय व्यवस्था है, तो चीन में एक दलीय व्यवस्था है। जबकि दुनिया के आप अधिकांश देश को देखेंगे तो वहाँ पर द्विदलीय व्यवस्था होगा, यानी यहाँ पर दलों की कुल संख्या, दल के मतलब राजनीतिक दल की संख्या 2 होगा। भारत में बहुत ज़्यादा, 2 से कहीं ज़्यादा राजनीतिक दल बनाने का प्रावधान है। तो दुनिया के अधिकांश देश में आपको मिलेगा द्विदलीय व्यवस्था, लेकिन इसमें से 2 देश का नाम आपको पढ़ना पड़ता है। एक ब्रिटेन हो गया, ब्रिटेन में द्विदलीय व्यवस्था है, और साथ साथ पढ़ना पड़ता है आपको अमेरिका, यानी कि यूएस है। हालांकि यूएस में और भी पार्टी है, लेकिन यहाँ पर 2 ही पार्टी के प्रभुत्व है। तो दुनिया के अधिकांश देशों में बात करें तो इसी प्रकार के सिस्टम ज़्यादातर काम करती है। अब भारत में देखेंगे तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, बहुत सारे दल यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। लेकिन आप सेंट्रल लेवल की बात करेंगे, केंद्र लेवल पर बात करेंगे, तो आप 2 ही दल को ज़्यादातर आप नाम सुनते होंगे, एक भारतीय जनता पार्टी और एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और भी बहुत सारी पार्टी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका प्रभाव बहुत ही कम है, और कांग्रेस और बीजेपी इन्हीं दोनों का प्रभुत्व हमेशा रहता है, इन्हीं दोनों के बीच टक्कर रहता है। तो कहने के लिए तो यहाँ भी बहुदलीय सिस्टम है, लेकिन प्रभाव मुख्यतः 2 ही दल का है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है। भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो इनके लिए एक निर्वाचक मंडल होता है, और ये निर्वाचक मंडल के द्वारा चुने जाते हैं। क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बताइए भारत के राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा, और जो राज्य के विधानसभा है, राज्य के जो विधानसभा है उसके निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होते। याद रखेंगे, भारत के राष्ट्रपति को चुनने में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। शामिल कौन कौन नहीं होते हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं। और इसके अलावा जो एक विधान परिषद होता है, विधान परिषद के सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। यहाँ पर ध्यान देंगे, क्वेश्चन करें कि सामूहिक रूप से, तो जब भी आपको सामूहिक रूप से बात करें तो उसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति, और जब व्यक्तिगत बोले तो व्यक्तिगत हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रति। व्यक्तिगत की बात करें तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी हो गए, जबकि सामूहिक रूप से बात करें तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। लोकसभा के सदस्यों की कार्यकाल की बात करें तो ये 5 वर्ष होता है, जबकि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उसके कार्यकाल 6 वर्ष होता है। लेकिन आप जानते हो कि राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होता है, लोकसभा के विघटन किया जा सकता है, जबकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है, उसका विघटन नहीं होता है। उनके सदस्य के कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। नेक्स्ट है, भारत की समस्त कार्यकारी शक्तियाँ निहित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति में। कार्यकारी शक्ति कहे तो राष्ट्रपति में। हालांकि राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रधान होते हैं। राष्ट्रपति जो भी काम करते हैं वो सभी काम प्रधानमंत्री और जो मंत्रिपरिषद होते हैं उनके सलाह से करते हैं, और कहीं ना कहीं मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के जो भी सलाह है, जो भी विचार है, उनके बात मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल की स्थापना 1980 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी, यानी कि बीजेपी। बीजेपी का गठन 1980 में हुआ था। और बीजेपी कैसी पार्टी है, तो बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टी कहने का सेंस है ये राष्ट्रीय दल है कि भारत में सभी जगह पर चुनाव लड़ सकती है। जबकि राष्ट्रीय जनता दल की बात करें, जनता दल यूनाइटेड की बात करें तो ये राज्य स्तरीय पार्टी है। ये पूरे भारत में चुनाव लड़ने के लिए ये मतलब कि योग्य नहीं है। ये सभी समझिए कि अपने राज्य क्षेत्र में और आसपास के क्षेत्र में चुनाव लड़ सकती है। बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो ये भी एक राष्ट्रीय पार्टी है, और इसकी स्थापना किया गया था सन 1984 ईस्वी में। राष्ट्रीय जनता दल की बात करें तो ये बिहार की पार्टी है, और इसकी स्थापना हुआ था 1997 में।
और जनता दल यूनाइटेड, जिसे JDU बोलते हैं, इसकी स्थापना हुआ था 1999 ईस्वी में। ये दोनों बिहार के पार्टी है और ये दोनों राष्ट्रीय दल है। लेकिन कहीं कहीं देखेंगे आप कि बहुजन समाज पार्टी का उतना वर्चस्व नहीं है। राष्ट्रीय दल में राष्ट्रीय दल में देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इन्हीं दोनों का समझिए कि प्रभुत्व रहा है भारत में। नेक्स्ट है, किस पृथ्वी सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व राजनीति के केंद्र में ला दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1992। पृथ्वी सम्मेलन आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि 3 पृथ्वी सम्मेलन को आपको याद रखना है। पहला 1992 में हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, दूसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1997 में और तीसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था सन 2002 में। अब देखेंगे तो प्रत्येक पृथ्वी सम्मेलन में 5 वर्षों का गैप मिलेगा। पहला 1992 में, दूसरा देखिए 1997 में हो रहा है तो 5 वर्ष के बाद, फिर 2002 में जो हो रहा है ये भी 5 वर्ष के बाद हो रहा है। बात करें 2005 के तो क्वेश्चन पूछता है पॉलिटिकल साइंस में कि बताइए सूचना का अधिकार अधिनियम कब बना था? सन 2005 में। और 2001 में गुजरात के भुज में भयंकर भूकंप आया था 26 जनवरी को सन 2001 में। नेक्स्ट है, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? योजना आयोग की स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना हुआ था 1950 में। 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन किया गया था, लेकिन वर्तमान समय में योजना आयोग संस्था को समाप्त कर दिया गया है और इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना किया गया है। नीति आयोग, और इस नीति आयोग की स्थापना हुआ है 1 जनवरी सन 2015 ईस्वी को। तो याद रखेंगे, क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि बताइए योजना आयोग को समाप्त करके कौन सी नई संस्था बनाया गया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग, जो कब बना था? सन 2015 ईस्वी में बना था। नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री काम करते हैं और देश के विकास के लिए करके योजना बनाने का काम नीति आयोग करती है। नेक्स्ट है, पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत सन 1951 ईस्वी में हुई थी। आपको बताया अभी कि जो योजना आयोग है वो योजना आयोग 1950 में बना था और इनको शुरू में काम दिया गया कि आप देश के विकास के लिए योजना बनाइए। इसी योजना आयोग के द्वारा पहली पंचवर्षीय योजना बनाया गया 1951 में। और चूँकि नाम से स्पष्ट है कि पंचवर्षीय है, यानी कि 5 वर्ष की योजना होगा, तो शुरुआत हुआ तो 1951 में, तो ये 5 वर्ष चलेगा, यानी कि 1956 तक इसका समय अवधि रहा है। तो क्वेश्चन 2 तरीक़ा से पूछता है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1951 में, और समाप्त कब हुई थी? तो 1956 ईस्वी में। साथ ही साथ दूसरे पंचवर्षीय योजना की बात करें तो दूसरे पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुआ था 1956 में और ये 5 वर्ष चलेगा, यानी कि 1961 ईस्वी तक। फिर तीसरे पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1961 में शुरुआत हुआ था और इसकी समाप्ति हुआ था 1966 ईस्वी में। इन सभी बातों को ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन और पूछता पंचवर्षीय योजना से कि बताइए पहली पंचवर्षीय योजना में किस पर ध्यान दिया गया? तो पहली पंचवर्षीय योजना में हम लोग कृषि उत्पादन पर ज़्यादा ध्यान दिए थे। चूँकि हम लोग नए आज़ाद हुए थे तो हमारे देश में खाने पीने का संकट था। खाने पीने का समस्या खाद्यान्न पदार्थ से, तो उन खाद्यान्न पदार्थों में आत्मनिर्भर बनने के लिए हम लोग शुरुआत में कृषि के विकास पर बल दिए थे। तो पहला पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था कृषि के क्षेत्र में विकास करना, और दूसरे पंचवर्षीय योजना में हम लोग भारी उद्योग के स्थापना पर ध्यान दिए थे। भारी उद्योग के स्थापना के लेकर ध्यान दिए थे हम लोग दूसरे पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? यह ऐसा टॉपिक है जो आपको हमेशा क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल ही जाएगा। तो यदि पंचायती राज संस्था के बारे में ऑब्जेक्टिव तैयार कर रहे हैं तो निश्चित मानिए हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधी दर्शन। भारत में पंचायती राज व्यवस्था गांधी दर्शन पर आधारित है। इससे आप 5-6 क्वेश्चन याद रखेंगे जो मोस्ट वीवीआई में आता है।
सबसे पहले पंचायती राज संस्था की चर्चा भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 243 में है। फिर पूछेगा कि बताइए भाग नंबर कितना में है, तो भाग 9 में पंचायती राज संस्था की चर्चा है। इसके अलावा पूछेगा कि बताइए पंचायती राज संस्था की चर्चा संविधान के किस अनुसूची में, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुसूची नंबर 11। फिर पूछेगा बताइए पंचायती राज संस्था सर्वप्रथम यानी सबसे पहले कहाँ लागू किया गया, तो यह लागू हुआ था सबसे पहले भारत के राजस्थान राज्य में। राजस्थान में कोई जगह था नागौर। इस नागौर में सबसे पहले पंचायती राज संस्था की शुरुआत किया गया था सन 1959 ईस्वी में। ये सभी बातों को ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछते रहता है। अब 10th में भी पढ़े होंगे तो इसके बारे में डिटेल से बताया गया होगा, और 12th में भी पढ़ना पड़ता है। एक व्यक्ति है जिनका नाम है बलवंत राय मेहता। तो बलवंत राय मेहता के सिफारिश पर पंचायती राज संस्था की शुरुआत किया गया था। तो क्वेश्चन पूछता है कि बताइए किनके सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किया गया था, तो वह व्यक्ति थे बलवंत राय मेहता। कब हुआ था शुरुआत? 1959 में राजस्थान के नागौर में। यह ऐसा संस्था है जिसे महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। और कितना आरक्षण दिया गया है? तो आरक्षण दिया गया है 33%, या 33% की जगह पर आपको 1/3 ऑप्शन में भी देखने को मिल सकता है। तो या तो 1/3 बोले या आप लोग 33% बोल सकते हैं। नेक्स्ट है भारत में सबसे पहले किस गठबंधन सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया? यहाँ पर दिया पूरा नहीं कर पाया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीपीसी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार। ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे। यहाँ पर एक शब्द है गठबंधन सरकार के मतलब क्या होता है समझेंगे। देखिए भारत में जो लोकसभा है उस लोकसभा के टोटल 545 सीट है, लेकिन इसमें से चुनाव होता है 543 पर। और जब किसी राजनीतिक दल को इससे आधा से अधिक सीट मिल जाता है, बहुमत के मतलब होता है आधे से अधिक सीट प्राप्त करना। तो जब कोई राजनीतिक दल 545 में से लगभग समझिए कि 273 सीट प्राप्त कर लेता है तो बहुमत प्राप्त कर लेता है, और उसी राजनीतिक दल के किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। लेकिन जब किसी एक पार्टी को, ध्यान से सुनेंगे, जब किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तब वह पार्टी किसी दूसरे पार्टी के साथ सहयोग करके बहुमत साबित करती है, और 2 या 2 से अधिक पार्टी मिलकर जब बहुमत साबित करती है तो वह सरकार बनाती है, और उसी सरकार को हम लोग गठबंधन सरकार बोलते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए गठबंधन सरकार में कितने पार्टी होता है? तो गठबंधन सरकार में कम से कम 2 या उससे कहीं ज़्यादा पार्टी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त मोर्चा की सरकार कब बनी थी? संयुक्त मोर्चा की सरकार सन 1996 ईस्वी में बनी हुई थी। सन 1996 ईस्वी में संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षा परिषद के कोई अस्थायी सदस्य का कार्यकाल क्या होता है? यहाँ पर बात करें अस्थायी सदस्य, तो अस्थायी सदस्य के कार्यकाल 2 वर्षों का होता है, जबकि अस्थायी सदस्य की बात करें तो परमानेंट हमेशा के लिए होता है। लेकिन जो अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं वह 2 वर्ष पर मतलब उनको 2 वर्ष का कार्यकाल मिलता है, और 2 वर्ष के बाद उन्हें चेंज करके नए सदस्य के रखा जाता है, नए सदस्य को रखा जाता है। और क्वेश्चन पूछता है कि अस्थायी सदस्य की संख्या कितना है? तो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितना है? 10 है, जबकि अस्थायी सदस्यों की संख्या कितना होता है? तो 5 होता है। नेक्स्ट है निम्न में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है? संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग की बात कर रहा है तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। इनका जो गठन हुआ था यह हुआ था 1948 में। बाकी यह सभी संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्वपूर्ण अंग हैं। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्थापना कब हुआ था? सन 1948 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 दिन। 14 दिन तक वित्त विधेयक को राज्यसभा रोक के रख सकता है। देखिए वित्त विधेयक के मामले में राज्यसभा का कोई अधिकार नहीं है।
यदि वह 14 दिन के बाद अगर नहीं जमा कराएंगे तो लोकसभा मान लेगा कि राज्यसभा के द्वारा यह जो वित्त विधेयक या विधेयक वो क्या कर दिया गया, पारित कर दिया गया है। तो वित्त विधेयक के मामले में राज्यसभा का कुछ भी अधिकार नहीं होता है। नेक्स्ट है पंचशील समझौता हुआ था। पंचशील समझौता के चर्चा हमने पिछले वीडियो में किए थे। यह बात 1954 में और भारत और चीन के बीच हुआ था। योजना आयोग कब बना था? तो योजना आयोग 1950 में बना था। क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रीय विकास परिषद कब बना था? राष्ट्रीय विकास परिषद, तो राष्ट्रीय विकास परिषद सन 1952 में बना था। इसके साथ साथ भारत में प्रथम आम चुनाव भी सन 1952 ईस्वी में ही हुआ था। 1952 के बहुत सारे बात हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा किए थे, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन कर रहा है यह सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक प्रतियोगिता थी। यह बिल्कुल सही है। यह अमेरिका और रूस, जिसे सोवियत संघ बोलते हैं, इसके बीच में एक प्रतियोगिता था। यह महाशक्तियों के बीच विचारधारा की लड़ाई थी। शीत युद्ध में ना लड़ाई हथियार से नहीं हुआ था, बल्कि जो झगड़ा था वो झगड़ा इसी विचारधारा के था। समाजवादी विचारधारा और पूंजीवादी विचारधारा, इन्हीं दोनों विचारधाराओं की वजह से यह शीत युद्ध की शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट कर रहा है इसने हथियारों के दौर की शुरुआत की। ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सोवियत संघ और अमेरिका सीधे सीधे युद्ध रहते, यह कथन गलत होगा। अमेरिका और जो सोवियत संघ था उनके बीच विचारधारा की लड़ाई थी, ना कि यह सीधे सीधे युद्ध कर रहे थे। तो ध्यान रखेंगे शीत युद्ध के मतलब था ठंडा युद्ध। इसमें विचार के लड़ाई होता है, ना कि इसमें हथियार के साथ लड़ाई होता है। विचार के लड़ाई के मतलब क्या है जैसे आप समझेंगे। मान लिया जाए कि कोई बच्चा बोला है कि यह कलम बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा मतलब सबसे अच्छा पेन यही है, तो दूसरा कोई बच्चा बोला कि नहीं यह पेन सबसे खराब है। यही दोनों के बीच के विचारधारा का लड़ाई हुआ। एक किसी चीज़ को समर्थन करेगा तो एक किसी चीज़ के विरोध करेगा, और इसी विचारधारा को लेकर के अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध के दौर चला था। आपको पता कि सन 1945 में द्वितीय विश्व समाप्त हुआ था। तो सन 1945 में जैसे द्वितीय विश्व समाप्त हुआ, 1945 से लेकर के 1991 तक एक और युद्ध शुरुआत हो गया, जिसे हम लोग शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। फिर आपको पता होगा कि सन 1991 ईस्वी में सोवियत जो संघ था वह बिखर गया, विखंडन हो गया और शीत युद्ध की समाप्ति हो गया, क्योंकि 1991 के बाद जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, पूरे दुनिया में अमेरिका का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। नेक्स्ट है निम्न में कौन नाटो का सदस्य नहीं था? नाटो का सदस्य नहीं था अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अड़पटा तरीका से क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ, लेकिन क्वेश्चन के थोड़ा सा लिखने का तरीका बड़ा अलग है। नाटो का सदस्य सोवियत संघ कभी भी नहीं था, न तो इसमें होगा और न ही कभी समझिए कि इसी ये सोवियत संघ है, ये सोवियत संघ में आता। सोवियत संघ जो है, इस सोवियत संघ के अभी वर्तमान समय में नाम हो गया है रूस। यानी सोवियत संघ बहुत सारे देशों का ग्रुप था और इसका विखंडन हो गया 1991 में। इसके विखंडन के बाद इस सोवियत संघ के उत्तराधिकारी देश बना रूस। तो कभी भी नाटो का सदस्य नहीं था। सोवियत संघ और कहीं न कहीं जो यूएसए है, वो दोनों के बीच बहुत बड़ा प्रतिद्वंदी स्थिति था। दोनों के बीच समझिए कभी तालमेल रहा ही नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि सोवियत संघ जब टूटा तो सोवियत संघ के टूटने के बाद बहुत जो देश बना वो कहीं न कहीं उसमें से नाटो के फेवर में देश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ। ये सोवियत संघ कभी भी नाटो का सदस्य नहीं था। बाकी ये सभी देश नाटो के सदस्य है। नाटो क्या है? तो नाटो ये हो गया नाटो, इसका फुल फॉर्म हो गया नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये जो संस्था है, यह संस्था बना 1949 में और ये एक तरीक़ा से सैन्य संगठन है। समझिए कि एक तरीक़ा से यह एक सैन्य संगठन ग्रुप है। इसमें बहुत सारे देशों जो सदस्य देश है वो सभी सदस्यों की सेनाएं मिलकर काम करती है। और इसमें एक ऐसा प्रावधान है, इसके अगर आर्टिकल आप पढ़ेंगे 5 और 6 तो उसमें लिखा हुआ मिलेगा खास 6 में कि यदि नाटो के
किसी सदस्य पर कोई देश हमला करता है तो ऐसा माना जाएगा कि यह हमला पूरे नाटो के सदस्य के ऊपर हुआ है और सभी नाटो सदस्य मिल करके जो अटैक किया है देश, उस देश पर वह आक्रमण कर देगा। तो इस तरीक़ा से सैन्य संगठन हो गया। इसी सैन्य संगठन में बहुत सारे देश है और ये वर्तमान समय में 31 देश इसमें शामिल हो गया है। और इसके जवाब में वार्सा पैक्ट बनाया था सोवियत संघ, यानी वार्सा पैक्ट जो बनाया था वो नाटो को जवाब देने के लिए बनाया गया था। वार्सा पैक्ट जैसा है नाटो, उसी तरीक़ा से वार्सा पैक्ट भी है। दोनों एक तरीके से सैन्य संगठन के रूप में काम करता है। नेक्स्ट है बर्लिन की दीवार बनाई गई थी। बर्लिन की दीवार बनाई गई थी 1961 में। बर्लिन कहाँ है? तो बर्लिन है जर्मनी में। इसकी दीवार बनाया गया था 1961 में। और एक क्वेश्चन पूछता है कि बर्लिन की दीवार कब तोड़ दी गई थी? तो यह तोड़ दिया गया था सन 1989 ईस्वी में बर्लिन की दीवार को तोड़ दिया गया था और बनाया गया था सन 1961 में। 1959 में पंचायती राज संस्था की शुरुआत हुआ था। भारत चीन के बीच 1962 में युद्ध हुआ और प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था। नेक्स्ट है यूरोपीय समुदाय ने अपना नाम यूरोपीय संघ कब कर लिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1992 में। सन 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। भारत में वैश्वीकरण 1991 में अपनाया गया। 1993 की बात करें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बना था। एक क्वेश्चन पूछता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सन 1993 ईस्वी में बना था। सन 1993 ईस्वी में। नेक्स्ट है इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था? इंडोनेशिया हॉलैंड देश का उपनिवेश था। इंडोनेशिया एशिया का एक देश है और बहुत बड़ा यह द्वीपीय देश है। बहुत सारे जो द्वीप है उसके ग्रुप है इंडोनेशिया और यह बहुत पहले हॉलैंड देश का उपनिवेश था। भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। फ्रांस की बात करें तो यह फ्रांस बहुत देश को गुलाम बना रखा था। अफ्रीका के बहुत देश को गुलाम बना रखा था। और भारत के बगल में आप देखेंगे तो 3 देश मिलेगा आपको। एक मिलेगा लाओस, एक मिलेगा कंबोडिया और एक मिलेगा वियतनाम। इन्हें तीनों देश को फ्रांस उपनिवेश बना रखा था। हालांकि ब्रिटेन और फ्रांस दुनिया के अधिकांश देशों को गुलाम बना रखा था, लेकिन भारत के अगल बगल से पूछे तो आपको यह तीनों देश याद रखना होगा, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। ऐसे ही फ्रांस के उपनिवेश था। नेक्स्ट है वर्मा किस देश का पुराना नाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार। म्यांमार के पुराना नाम वर्मा था। श्रीलंका के पुराना नाम की बात करें तो श्रीलंका के पुराना नाम सिलोन था, सिलोन। नेक्स्ट है अफ्रीकी शब्द अपार्थीड का मतलब होता है। तो अपार्थीड का मतलब होता है अलग रहना। अलग रहना कभी कभी क्वेश्चन पूछा इंग्लिश में लिविंग अपार्ट, आपको इंग्लिश को हिंदी में लिख देगा लिविंग अपार्ट, यानी कि अलग रहना अपार्थीड का मतलब होता है। नेक्स्ट है इजराइल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। तो इजराइल एक स्वतंत्र देश के रूप में यह आया था सन 1948 में, मई 1948 में। और यह एक यहूदी लोगों का एक देश है। हालांकि इजराइल और फिलिस्तीन देश के बीच देखेंगे तो बहुत ज़्यादा दोनों के बीच कंट्रोवर्सी होते रहता है। इजराइल जो देश बना हुआ है यहाँ पर यहूदी लोग का कब्जा है, यहूदी लोग का। ये जो यहूदी लोग थे ये यूरोप में थे और यूरोप में खास करके जो जर्मनी में जो यहूदी लोग थे, ये यहूदी लोग जो जर्मनी में थे उसको जब हिटलर के द्वारा प्रताड़ित किया गया तो यूरोप से और ख़ास करके जर्मनी से बहुत सारे यहूदी लोग आ करके इसी जो फिलिस्तीन इजराइल वाला क्षेत्र था वहाँ पर आ करके ये लोग बसना शुरू किए। अब बाद में धीरे धीरे ये लोग एक अलग स्वतंत्र देश के रूप में गठित हो गए, एक अलग स्वतंत्र देश बना लिए 1948 में, जिसका नाम दिया गया था इजराइल। नेक्स्ट है सेंटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सेंटो की स्थापना हुआ था 1955 में। सेंटो की बात करें तो ये रहा सेंटो, इसका पूरा नाम है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये हुआ था 1955 में। 1956 की बात करें तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन
राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना था? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम सन 1956 में बना था। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध कितने लंबे समय तक चला था? तो आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था 1939 में और समाप्त हुआ था 1945 में। तो ये लगभग 6 वर्षों तक चला था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। और प्रथम विश्व युद्ध शुरुआत हुआ था 1914 में और समाप्त हुआ था 1918 में, यानी ये चला था 4 वर्षों तक। और दोनों विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र के विजय हुआ था। दोनों में मित्र राष्ट्र विजित रहा था। नेक्स्ट है, मार्शल योजना क्या थी? मार्शल योजना की बात करें तो इसका ऑप्शन है यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना, बिल्कुल राइट आंसर है। यूरोप को सैन्य सहायता पहुंचाना, ये भी सही है। यूरोप और अमेरिका को संगठित करना, ये भी सही, यानी इसका आंसर जाएगा इनमें से सभी। देखिए, विश्व युद्ध के बाद यूरोप की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं पूरी तरीके से चरमरा गया था। तो यूरोप की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, उसको सैन्य संगठन पहुंचाने के लिए अमेरिका के जो विदेश मंत्री थे मार्शल महोदय, उस मार्शल महोदय के द्वारा ही यह मार्शल प्लान रखा गया था। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए मार्शल प्लान में जो मार्शल व्यक्ति है उनका संबंध किससे है? तो अमेरिका के विदेश मंत्री थे और यह कहीं ना कहीं अमेरिका अपने भी फायदा के लिए बनाया हुआ था। तो मार्शल योजना बना तो था यूरोप के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से अमेरिका को बहुत बड़ा यह फायदा पहुंचा था इस मार्शल प्लान से। नेक्स्ट है, OEEC की स्थापना कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1948 में। बात करें OEEC के, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इकोनॉमिक कॉरपोरेशन और इसका गठन हुआ था सन 1948 में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन का गठन 1948 में हुआ था। नेक्स्ट है, राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कब की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1988 ईस्वी में। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री की बात करें तो राजीव गांधी थे, जो सन 1984 ईस्वी में श्रीमती इंदिरा गांधी के हत्या के बाद ये भारत के प्रधानमंत्री बने थे। तो राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने कब? जब श्रीमती इंदिरा गांधी को 1984 ईस्वी में हत्या हो गया था, उसके बाद बने थे। नेक्स्ट है, दक्षेस यानी कि सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की स्थापना हुआ था 1985 में। इसे पिछले वीडियो में बताए थे हम सार्क के बारे में डिटेल से। सार्क के पूरा नाम हो गया साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल फोर कॉरपोरेशन। साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल फोर कॉरपोरेशन ये बना था 1985 में। इसके सदस्य देशों की बात करें तो सदस्य देशों की संख्या टोटल 8 है। नेक्स्ट है, सार्क का 8वां सदस्य देश कौन था? तो सार्क का 8वां सदस्य देश अफगानिस्तान, ये सबसे लास्ट में बना और ये अफगानिस्तान भारत देश के पहल पर सदस्य बना था। तो भारत के कहने पर अफगानिस्तान को सार्क के 8वां सदस्य के रूप में बनाया गया। इसके मुख्यालय की बात करें सार्क के, तो सार्क के मुख्यालय काठमांडू है। नेपाल की राजधानी काठमांडू सार्क के मुख्यालय है। नेक्स्ट है, ARF का पूरा रूप क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आसियान रीजनल फोरम। आसियान रीजनल फोरम ARF का पूरा नाम है। आसियान के बारे में चर्चा किए थे हम लोग पिछले वीडियो में। आसियान को ऐसे लिखते हैं, इसका पूरा नाम हो गया एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और इसका गठन हुआ था सन 1967 में और इसके सदस्य देशों की संख्या 10 है। नेक्स्ट है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा काठमांडू। खुले द्वार की नीति चीन के द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो खुले द्वार की नीति की बात करें तो चीन के द्वारा सन 1978 ईस्वी में स्वीकार किया गया था।
नेक्स्ट है 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है और मानवाधिकार दिवस के लिए सबसे पहले पहल किया था संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अमेरिका के द्वारा मानवाधिकार के लिए आंदोलन शुरू किया गया था। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। भारत में मानवाधिकार के गठन हुआ था सन 1993 ईस्वी में। पर्यावरण दिवस की बात करें तो यह हुआ था 5 जून में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। महिला दिवस की बात करें तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। जबकि मजदूर दिवस की बात करें तो 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो याद रखेंगे 1 मई को मजदूर दिवस, 5 जून का पर्यावरण दिवस, महिला दिवस हो गया 8 मार्च और मानवाधिकार दिवस की बात करें तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है स्टॉकहोम सम्मेलन किससे संबंधित है? स्टॉकहोम सम्मेलन पर्यावरण से संबंधित है और यह हुआ था सन 1972 ईस्वी में स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम है कहाँ? तो एक देश है स्वीडन और इसी स्वीडन देश की राजधानी है स्टॉकहोम। तो 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन मनाया गया था 1972 में। इसी को हम लोग कभी कभी विश्व शिखर सम्मेलन भी कहते हैं, विश्व शिखर सम्मेलन। तो याद रखेंगे विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में। और स्टॉकहोम में होने की वजह से हम लोग इसको स्टॉकहोम सम्मेलन कहते हैं। इसी स्टॉकहोम सम्मेलन के 20वें वर्षगांठ पर 20वें वर्षगांठ यानी कि 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन मनाया गया था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में विश्व शिखर सम्मेलन के 20वें वर्षगांठ पर। नेक्स्ट है केंद्र और राज्य संबंधों के बीच प्रमुख बाधा क्या है? ऑप्शन है राज्यपाल का पद, बिल्कुल, अनुच्छेद 356 भी होगा और राज्यों की केंद्र के ऊपर निर्भरता यानी इनमें से सभी होगा। राज्यपाल का जो पद है वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं समझिए कि राज्यों पर केंद्र का एक तरीके से अनियंत्रित हस्तक्षेप रहता है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन हो गया और राज्यों की केंद्र के ऊपर निर्भरता भी रहती है। भारत में केंद्र सरकार बहुत मजबूत है, केंद्र सरकार ज़्यादा मजबूत है और राज्य सरकार कमज़ोर है। तो कहीं ना कहीं राज्यों को बहुत सारे काम करने को लेकर के, फंड को लेकर के, यानी पैसा को लेकर के केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है। तो इसमें आपको समझ में आएगा कि केंद्र अगर सही है और राज्य के साथ तालमेल करेगा तो वह राज्य को बढ़ावा देगा। कभी कभी क्या आता है कि राज्य में कोई और पार्टी की सरकार है, केंद्र में किसी अन्य दल की सरकार है, इस बीच में दोनों के बीच तालमेल नहीं बैठ पाता है, जिसका नतीजा यह होता है कुछ राज्य को विकास करने में थोड़ी बहुत बाधा का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है? इसका राइट आंसर होगा भाग नंबर 3। भाग नंबर 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। पहले मौलिक अधिकार की संख्या 7 था, लेकिन अब मौलिक अधिकार की संख्या कितना? 6 है। और ये मौलिक अधिकार अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से लिया गया है, यानी कि मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है स्टॉकहोम सम्मेलन संबंधित है, रिपीट किया हुआ है क्वेश्चन है स्टॉकहोम सम्मेलन यह पर्यावरण से संबंधित है, हुआ कब था? तो सन 1972 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में कब हस्तक्षेप किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 1971 में। ये जो बांग्लादेश है पहले पाकिस्तान का हिस्सा था और इसका नाम था पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन जो पश्चिमी पाकिस्तान, जो ओरिजिनल पाकिस्तान है और पूर्वी पाकिस्तान में शासन प्रशासन को लेकर के दोनों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गया और बाद में यही तनाव की स्थिति विकराल रूप धारण किया और बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश के रूप में शामिल कर दिया। तो याद रखेंगे भारत और भारत ने बांग्लादेश के मुक्ति युद्ध में हस्तक्षेप किया था 1971 में और सन 1971 ईस्वी में यह बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में उभर के सामने आया था। दोनों के बीच में भाषा कहीं ना कहीं विवाद था। बांग्लादेश में बंगाली भाषा के प्रभुत्व था और पाकिस्तान में उर्दू भाषा के प्रभुत्व था। जो मेन पाकिस्तान था उस बांग्लादेश के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव की नीति अपनाता था। यहाँ पर विकास के कोई भी कार्यक्रम लागू होता ही नहीं था। इसी को लेकर के दोनों के बीच में मनमुटाव की स्थिति हुआ था। बाद में जाकर युद्ध होता है और इस युद्ध में बांग्लादेश एक तरीक़ा से विजेता साबित होता है
और यह एक अलग स्वतंत्र देश के रूप में उभर कर सामने आता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने नो फर्स्ट यूज की नीति पर पुनर्विचार की बात कही? देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कह कि पुनर्विचार की बात कही, तो पुनर्विचार की बात कही नरेंद्र मोदी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी क्या है, क्वेश्चन पूछता है, तो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी यह न्यूक्लियर बम से है, यानी जो भी परमाणु बम है उस परमाणु बम के यूज को लेकर के नो फर्स्ट यूज पॉलिसी बनाई गई है, क्योंकि बहुत सारे देश परमाणु बम बना लिए हुए हैं और परमाणु बम बहुत ही घातक हथियार होता है। अभी तक दुनिया में जापान देश पर परमाणु हमला हुआ है और आप जानते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी 2 शहर को परमाणु बम के द्वारा नष्ट कर दिया गया। अतः भारत सरकार जब परमाणु बम बनाए तो विश्व में बहुत ऐसे देश था जो भारत को आलोचना करने लगे। अतः भारत सरकार ने ये अपना जो स्टैंड था वो क्लियर कर दिया था कि देखिए हम जो परमाणु बम बना रहे हैं वो कहीं न कहीं अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से बना रहे हैं, हम लोग इसका यूज दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए नहीं करेंगे। हाँ, यदि कोई दूसरा देश हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है तो हम उस स्थिति पर परमाणु बम के यूज करने के लेकर के विचार करेंगे, लेकिन पहले भारत के द्वारा इस परमाणु बम का यूज नहीं किया जाएगा। यही जो नीति था वो कहला नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। लेकिन वर्तमान जो समय है, वर्तमान समय की जो सरकार है वह ऐसा कहा कि नहीं, हो सकता है तो हम इसमें बदलाव कर सकते हैं। आपको पता है कि राजनाथ सिंह के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया भारत के रक्षा मंत्री के द्वारा, और इनके द्वारा कहा गया कि जो पहले का हमारा नीति था नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, हो सकता है तो उसमें हम लोग संशोधन कर सकते हैं, जब ज़रूरत आएगा तो हम लोग परमाणु बम का इस्तेमाल पहले भी कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी की सरकार। जबकि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी शुरुआत कौन किए थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में यह शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, भारत ने परमाणु अप्रसार संधि के अनिश्चितकालीन विस्तार का विरोध कब किया था? परमाणु अप्रसार संधि, इसको हम बोलते हैं एनपीटी, यानी दुनिया में जो भी परमाणु बम बन रहा है उसके प्रसार को रोकना परमाणु अप्रसार संधि कहलाता है। और इसी के अनिश्चितकालीन विरोध के विस्तार के विरोध भारत सरकार के द्वारा किया गया था, और वह किया गया था सन 1995 ईस्वी में। एनपीटी के पूरा नाम हो गया, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नॉन प्रोलाइफरेशन ट्रीटी। भारत के सरकार का कहना है कि दुनिया के जो भी देश है उन्होंने परमाणु जो हथियार है उसको विकसित कर लिया है, और हम एक ऐसे क्षेत्र में निवास कर रहे हैं जहाँ के दोनों तरफ से कहीं ना कहीं विदेशी मतलब जो दुश्मन देश है वह स्थित है। जैसे आप देख सकते हैं भारत के जो उत्तरी क्षेत्र में है वो चीन स्थित है, और कहीं ना कहीं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पाकिस्तान स्थित है। और चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध कभी भी ठीक नहीं रहा है। तो भारत सरकार के द्वारा कहना यह था कि परमाणु हथियार बहुत सारे देश बना लिए हैं, और वो देश हम लोग यानी कि जो भी नए नए देश थे उनको परमाणु बम बनाने के लिए मना किए थे। लेकिन भारत सरकार यह करके मना कर दी, इस पर साइन इसलिए नहीं किए कि हमारे आसपास बहुत सारे दुश्मन देश है, इस स्थिति में अगर हम नहीं बनाएंगे तो हो सकता है हमारी सुरक्षा को खतरा पहुँचे। इसलिए इस संधि पर भारत सरकार हस्ताक्षर नहीं किए हैं, पाकिस्तान भी सिग्नेचर नहीं किया हुआ है, पाकिस्तान भी इस संधि को नहीं माना है और भारत सरकार के द्वारा भी नहीं माना गया है। इसका अनिश्चितकालीन विरोध इसका अनिश्चितकालीन विस्तार के विरोध कब किया गया था? वो किया गया था 1995 ईस्वी में। नेक्स्ट है, यूरोपीय संघ के कितने सदस्य देश है? तो यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की बात करें, अब तो हालांकि अलग हुआ है, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 देश। नेक्स्ट है, शेंजेन देशों में शामिल है। शेंजेन में इसमें आधा ना होना चाहिए, शेंजेन देशों में शामिल है तो यूरोपीय देश। शेंजेन देश में क्या होता है कि जब आप यूरोप में जाएंगे तो यूरोप में आपको बहुत ही छोटे छोटे देश मिलेगा। तो उन छोटे छोटे देश में आपको घूमने के लिए अलग अलग वीज़ा की आवश्यकता नहीं होता है। यूरोप में क्या है, यूरोप में बहुत सारे देश में आप जाएंगे घूमने या किसी भी काम से जाएंगे तो बहुत सारे देशों के लेकर के एक ही वीज़ा से काम चल जाएगा। तो आप शेंजेन वीज़ा लीजिए और शेंजेन वीज़ा के द्वारा आप जब जाएंगे तो यूरोप के बहुत सारे देशों में आप उसी एक वीज़ा से घूम सकते हैं। नेक्स्ट है, दक्षेस का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था?
दक्षेस का पहला शिखर सम्मेलन यह हुआ था ढाका में। दक्षेस मतलब बताए थे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसका पूरा नाम हो गया दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सार्क बोलते हैं। इसी को इंग्लिश में सार्क बोलते हैं और हिंदी में दक्षेस बोलते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। पहले कितना था? तो इसका पहले कितना था? संख्या में पहले 7 था। नेक्स्ट है, नाटो से कितने राज्य संबंधित थे? तो नाटो से कितने राज्य, राज करने का मतलब देश से है, नाटो से कितने राज्य संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 12। लेकिन धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ रहा है और वर्तमान समय की बात करें तो नाटो के साथ संख्या 31 हो गया है। और आप सुने होंगे कि यूक्रेन भी नाटो के सदस्य बनना चाहता था, तो इसी नाटो के सदस्यता को लेकर के रूस और यूक्रेन के बीच वर्तमान समय में भी जो युद्ध हो रहा है, इसी कहीं ना कहीं नाटो के सदस्यता को लेकर के ही हुआ है। नेक्स्ट है, ऑपरेशन स्टॉर्म संबंधित है। ऑपरेशन स्टॉर्म खाड़ी युद्ध से संबंधित है, खाड़ी युद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया? इसका राइट आंसर हो जाएगा नवंबर क्रांति। नवंबर क्रांति के बाद ये जो सोवियत संघ है वह अस्तित्व में आया था। सोवियत संघ की स्थापना की बात किया जाए तो वह हुआ था 1922 में। आप एक क्रांति के बारे में पढ़े होंगे, 25 अक्टूबर 1917 में रूस में क्रांति होता है, जिसे हम लोग अक्टूबर क्रांति, बोल्शेविक क्रांति या नवंबर क्रांति भी कहते हैं। देखिए, वो क्रांति हुआ था 25 अक्टूबर को, लेकिन कभी कभी हम लोग उसको नवंबर क्रांति भी कहते हैं, क्योंकि आप जब सही से बुक पढ़ेंगे तो आपको 2 तरह का कैलेंडर देखने को मिलेगा। एक मिलेगा जूलियन कैलेंडर और एक मिलेगा ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो जूलियन कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर के समय था, जबकि ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार बात करें तो 7 नवंबर के समय हो जाता है। आप इसको सही से बुक पढ़ेंगे तो आप अच्छे तरीके से बारीकी से आप इसको जान सकते हैं। तो 25 अक्टूबर 1917 में रूस में जो क्रांति हुआ था वह क्रांति हुआ था लेनिन के नेतृत्व में। और यही लेनिन एक वहाँ के जो पुराना जो शासक था केरेंस्की, उस केरेंस्की को हटा देता है और बाद में ये लेनिन रूस के सत्ता को स्थापित करता है, रूस के सत्ता पर वह काबिज हो जाता है। तो इस सोवियत संघ के अस्तित्व की बात करें तो कहीं ना कहीं नवंबर क्रांति जो लेनिन के द्वारा हुआ था उसी के साथ यह शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट है, सोवियत संघ के विघटन के बाद या सोवियत संघ के विखंडन के बाद कौन सा देश अकेली महाशक्ति बन गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। सन 1991 ईस्वी में जब यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ का विघटन हुआ, उसके बाद दुनिया में एक ही महाशक्ति बच गई, अमेरिका। उससे पहले जो दुनिया था वह द्विध्रुवीय था। द्विध्रुवीय यानी कि अमेरिका और अमेरिका के जैसा ही ताकतवर देश था यूएसएसआर, लेकिन जैसे यह टूटा इसका शक्ति कमज़ोर पड़ गया और पूरे दुनिया में एक ही शक्तिशाली देश बचा जो था अमेरिका। नेक्स्ट है, अमेरिकी आधिपत्य के रूप में कौन सा काल जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शीत युद्ध के बाद का काल। जब शीत युद्ध समाप्त हुआ 1991 में, यानी सोवियत संघ जब टूट गया, तो सोवियत संघ के टूटने के बाद अमेरिकी के आधिपत्य शुरुआत हो गया। उससे पहले दुनिया में 2 तरह के देश, 2 शक्तिशाली देश था, एक अमेरिका और सोवियत संघ। नेक्स्ट है, सोवियत संघ को पूर्ण रूप से कब भंग कर दिया गया था? यह कर दिया गया था सन 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट है, सोवियत व्यवस्था में अर्थव्यवस्था को कौन नियंत्रित करता है? तो सोवियत अर्थव्यवस्था में राज्य अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। दुनिया में आप पढ़ेंगे तो 3 तरह के अर्थव्यवस्था वाले देश मिलेगा। एक मिलेगा आपको समाजवादी अर्थव्यवस्था, एक मिलेगा आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और एक मिलेगा आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था जो सोवियत अर्थव्यवस्था है वह उसमें राज्य सरकार का यानी कि राज्य है यानी कि सरकार है उसका नियंत्रण रहता है, यानी कौन वस्तु के उत्पादन करे, वस्तु का दाम कितना होना चाहिए, क्या वस्तु के उत्पादन करे, ये सब का नियंत्रण जब राज्य करता है तो वैसे देश को हम लोग बोलते हैं कि समाजवादी देश है। लेकिन जब कोई देश है उस देश की अर्थव्यवस्था को हम बोलेंगे पूंजीवादी है, इसका मतलब उस पूंजीवादी देश में पूरा के पूरा अधिकार निजी व्यक्ति के हाथ में होता है।
यानी वहाँ पर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल जितने भी आप देखेंगे परिवहन की सुविधा, उन सभी पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है और वह देश पूंजीवादी कहलाता है। अमेरिका एक पूंजीवादी देश है। तीसरा देश आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार का भी अधिकार होता है और निजी व्यक्ति को भी अधिकार होता है। जैसे इंडिया में देखेंगे तो आपको कॉलेज सरकारी मिलेगा, निजी मिलेगा, बैंक सरकारी मिलेगा और निजी मिलेगा, बस सरकारी मिलेगा, निजी मिलेगा। यानी यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था में सरकार और निजी व्यक्ति दोनों का अधिकार रहता है। रूस में समाजवादी व्यवस्था है, अमेरिका में पूंजीवादी और दुनिया का अधिकांश देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट है शॉक थेरेपी के द्वारा किस तरह की अर्थव्यवस्था प्रस्तावित की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है सोवियत व्यवस्था ने अपनी लोकप्रियता इतनी जल्दी क्यों खो दी। तो सोवियत व्यवस्था के बारे में कहा कि यह ज़्यादा लोकतांत्रिक हो गया। बिल्कुल नहीं, ये लोकतांत्रिक हुआ ही नहीं, जनता व्यवस्था से उब गई थी। देखिए जनता व्यवस्था से उबा था, ये सही बात है। ये जनता को शोषण कर रही थी, ये भी ठीक है। यह अत्यंत अधिनायकवादी और नौकरशाही तंत्र की व्यवस्था हो गई थी। सबसे राइट आंसर डी हो जाएगा, यह अत्यंत अधिनायकवादी और नौकरशाही तंत्र की व्यवस्था हो गई थी, इसलिए सोवियत व्यवस्था की लोकप्रियता जल्दी समाप्त हो गई थी। लास्ट क्वेश्चन है सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बना था। सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी राज्य बना था वह बना था रूस। यूएसएसआर सन 1991 में भी खंडन हुआ, उससे पहले यूएसएसआर में बहुत देश है। अभी वर्तमान में आप सुनते होंगे एक देश कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, एक नाम सुने होगा किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, एक नाम सुने होंगे आप लोग तजाकिस्तान, तजाकिस्तान, एक है तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, एक है उज़्बेकिस्तान, उज़्बेकिस्तान। ये जितने भी तान वाले देश है ये सभी पहले यूएसएसआर का हिस्सा था। इससे पहले एक देश है जॉर्जिया, ये भी पहले यूएसएसआर का हिस्सा था। एक देश है आर्मीनिया, आर्मीनिया, एक है अजरबैजान, अजरबैजान, एक देश का नाम सुना है यूक्रेन, ये तो बहुत फेमस हो गया यूक्रेन। फिर है बेलारूस, बेलारूस। उसके अलावा एक है लिथुआनिया, लिथुआनिया, एक है लाटविया। ये जितने भी देश आप देख रहे हैं ये सभी देश पहले यूएसएसआर का हिस्सा था, लेकिन 1991 में ये सभी देश अलग अलग देश के रूप में स्वतंत्र हो गया। ये सभी देश अलग हो गया और उस सभी देशों में से एक जो सबसे बड़ा देश बना था वो बना था रूस, जो उसका उत्तराधिकारी देश कहलाया था। इस तरीके से हम लोग सन 2022 में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है सबका विश्लेषण कर चुके हैं। इससे पहले हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इन सभी के ऑब्जेक्टिव के संपूर्ण विश्लेषण जो सन 2023 इसमें पूछा गया है उन सब के व्याख्या हम लोग पिछले के वीडियो में कर चुके हैं। ये जो चल रहा 2022, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सन 2021 में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है उन सब का विश्लेषण करते जाएंगे। क्लास 12 के साथ साथ क्लास 10 के भी आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आंसर का विश्लेषण किया गया है। एसएसटी के जितने भी सोशल साइंस के क्वेश्चन बैंक है सबका एक एक क्वेश्चन का संपूर्ण व्याख्या किया गया है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो यहाँ पर साइंस के भी क्लास 10 के साइंस के आपको 2019 से लेकर के 2023 तक के क्वेश्चन का विश्लेषण किया जा चुका है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 2021 के क्वेश्चन के सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।